हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई रियली होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया हो, बढ़िया से पढ़ाई चल रही है। ठीक है, मैं सपना शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे सेशन में। आज का सेशन थोड़ा हटके होने वाला है। जितने भी सेशन हमने इसके पहले डिस्कस किए हैं उन सेशंस को ध्यान में रखते हुए ये सेशन थोड़ा अलग होगा, क्योंकि आज के सेशन में हम एक पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमने पहले कभी भी पूरा पेपर डिस्कस नहीं किया है। हाँ, एक बार मैराथन सेशन हमने लिया था, उसके बाद हम एक पीवाईक्यू सेशन आज के एक पीवाईक्यू पेपर जो है लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम आज के सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन पेपर होगा पुलिस रिक्रूटमेंट टेस्ट और सूबेदार का जो लाइक सब इंस्पेक्टर केडर रिक्रूटमेंट टेस्ट जो हुआ था 2017 का, उसको हम बहुत बढ़िया तरह से आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हमने इसके पहले डिस्कस कर लिए हैं, जो कि टॉपिक्स को अब बस आपको रिवाइज करना है और उसी रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आज का सेशन प्लान कर रखा है। आज का सेशन हम पीवाईक्यूज के बेसिस पर डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चंस हमने आज के सेशन में डिस्कस किए हैं उसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट एरर आपको दिखता है तो उस एरर का क्या बोलेंगे भाई हम, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आज के सेशन में होगा। ठीक है, तो लेट्स गो देन। नोटपैड लेकर बैठिएगा, सारी चीजें आज के सेशन में आप लोगों को नोट डाउन करनी है। हाँ जी, तो बढ़ते हैं आगे। तो 2017 में एक पेपर हुआ था सूबेदार एंड सब इंस्पेक्टर कैडर पोस्ट के लिए, जो रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017 में हुआ था उसमें अंग्रेजी के कुल 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो उन सारे 30 क्वेश्चंस को आज के सेशन में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग नोटपैड लेके बैठिएगा, बढ़िया से सारी चीजें डिस्कस करेंगे और उनको आप लोगों को नोट डाउन करना है। तो आज के सेशन में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा जी, वो तो 2017 का पेपर हम डिस्कस करेंगे, वो तो है ही, उसके साथ साथ उन टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट नोट आपको अपने बुक में लाइक आपको नोट्स निकालने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं आप लोगों को बताऊंगी और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ कुछ ट्रिक्स जो कि सिर्फ एग्जाम में, जैसे कि एग्जाम में बहुत सी बार ऐसा होगा कभी भी पूरी तरह से सारे टॉपिक्स जो है वो सारे टॉपिक्स एग्जाम में हमारे साथ नहीं होते, तो उस समय हमें कुछ ट्रिक्स की मदद लेनी पड़ती है ताकि जो क्वेश्चंस हम नहीं कर पा रहे सही से टॉपिक्स के नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम अटेम्प्ट कर सके। और ट्रिक्स थोड़ी बहुत अप्लाई करनी ही पड़ती है, जैसे हमारे अंग्रेजी, इंग्लिश, हिंदी और हम कहेंगे कि जो मैथमेटिक्स रीजनिंग का पेपर होता है उसमें थोड़ी ट्रिक्स तो अप्लाई करनी ही पड़ती है। तो मैं आज के सेशन में आपको ट्रिक्स एंड उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आप लोगों को बताऊंगी, तो आप लोग उन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस के साथ साथ। चलिए आई विल स्टार्ट। सबसे पहला मैं ऑफ कोर्स क्वेश्चंस ही स्टार्ट करूंगी, और भी कोई फॉर्मेट नहीं, कुछ नहीं, कोई फॉर्मेट पे डिस्कशन नहीं होगा। अगर आपको फॉर्मेट पे डिस्कशन करना है तो उसका अलग से एक वीडियो बना लेंगे कि क्या फॉर्मेट होता है एग्जाम में वगैरह वगैरह, परंतु आज सिर्फ इंग्लिश के प्रश्नों की बारी होगी। आपको जवाब नहीं देना, ऑफ कोर्स सारे जवाब मैं ही देने वाली हूं, बस आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है चूज द अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। इसका अर्थ है क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन प्रेपोजिशन के ऊपर पूछा गया है। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो अपने बुक में, वो लिखो प्रेपोजिशंस। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। ही वॉज नॉट अकस्टम टू गेट अप अर्ली टू गो फिल इन द ब्लैंक अ मॉर्निंग वॉक, टू गो टू अ मॉर्निंग वॉक, टू गो एट अ मॉर्निंग वॉक, टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, टू गो ऑफ अ मॉर्निंग वॉक। ठीक है, सबसे पहले तो एक नई फ्रेज इसमें यूज हुई, नई ना कहते हुए एक फ्रेज है इसमें यूज हो, जो इसमें यूज की गई है वो फ्रेज है अकस्टम टू। अकस्टम टू का अर्थ होता है किसी चीज की आदत है ये बताना। जैसे ही वॉज नॉट अकस्टम टू गेट अप अर्ली, गेट अप अर्ली माने जल्दी उठना, अकस्टम टू माने किसी चीज की आदत है ये बताना। तो उन्होंने कहा कि भाई उसको आदत नहीं थी जल्दी उठने की, टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। अब मैम जी, अब बेटा यहां पर ऑप्शन क्रमांक 3 आपका आंसर आने वाला है, फॉर अ मॉर्निंग वॉक। क्यों, वाई? फॉर अ मॉर्निंग वॉक इसलिए आएगा, मैंने आपसे कहा भी था जब प्रेपोजिशन जब पढ़ाया था तब, कि बड़ा एक फिक्स प्रेपोजिशन नाम की चीज होती है। क्या होता है? फिक्स प्रेपोजिशन। व्हाट इज दिस?
फिक्स प्रेपोजिशन माने किसी एक पर्टिकुलर वर्ब के बाद किसी एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन का यूज हो जाना। लाइक वो फिक्स प्रेपोजिशन ही फिक्स प्रेपोजिशन का अर्थ बताने की कोशिश करता है। माने कैसे? अब देखिएगा, गो इस वर्ब के बाद हमेशा टू इस प्रेपोजिशन का ही उपयोग होगा। गो के बाद हम फॉर, एट, अलग अलग तरह के जितने भी प्रेपोजिशंस है ये नहीं लगाते। यहां पर टू ऑप्शन दिया है परंतु गलत है। कैसे? अगर आप किसी जगह पर जाते हो तो उस प्लेस को डिनोट करते हुए आप गो के बाद टू लगाओगे। बट आप कहीं पर जा रहे हो पर वो जगह नहीं है, वो एक पर्पस दिखा रहा है, किसी काम के लिए जा रहे हो, किसी कोई एक महत्वपूर्ण एक्टिविटी के लिए जा रहे हो, कोई जगह पर नहीं जा रहे हो, तो फिर आप गो के साथ टू नहीं लगा सकते हो, आप वहां फॉर लगा दीजिएगा। क्यों भाई? फॉर प्रपोजिशन उद्देश्य बताता है। क्या बताता है बेटा? पर्पस, इंटेंशन बताता है फॉर। इसीलिए आप वो किस लिए जाएगा? वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाएगा, तो के लिए वैसे भी हम ट्रांसलेट करते हुए फॉर का उपयोग करते हैं। सही आंसर होगा फॉर। ऑप्शन क्रमांक 1 का आंसर होगा क्वेश्चन क्रमांक 1 का आंसर होगा ऑप्शन क्रमांक 3। ही वॉज नॉट अकस्टम टू गेट अप अर्ली टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। बॉय, बिकॉज मॉर्निंग वॉक ये कोई जगह नहीं है, ये एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी माने ये एक उद्देश्य है, एक पर्पस है, और पर्पस के लिए हम फॉर का उपयोग करते हैं। इसलिए आंसर हमारा फॉर आएगा। अब ये इंफॉर्मेशन हमको कैसे मिलेगी मैम? तो बेटा आपको प्रेपोजिशन बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। मैंने यूट्यूब पे एक शॉर्ट वीडियो बनाए हैं और हमने लाइव लिया था, बल्कि इसको लाइव हमने डिस्कस किया है। तो जो लाइव हमने डिस्कस किया है वो एक बार जाकर देख लो, प्लेलिस्ट बन चुकी है बिल्कुल। अगर आपको वो भी दिक्कत हो रही है तो आप बढ़िया से जो मैंने नोट्स दिया था वो नोट्स तो भी एटलीस्ट पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ध्यान में रखिएगा, प्रेपोजिशन ये बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक है। आगे जितने भी प्रश्न आप देखोगे वो सारे प्रश्न आप प्रेपोजिशन पर ही देखोगे, 3 4 5 जितने भी आगे है वो। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए इसको ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। अगेन प्रेपोजिशन पर आया वो प्रश्न। आर प्राइजेस आर सब्जेक्ट फिल इन द ब्लैंक हेवी डिस्काउंट। आर सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? एट आएगा, विथ आएगा, टू आएगा, फॉर। गेस तो आपने कर ही लिया होगा, राइट? क्या आएगा भाई आंसर? सब्जेक्ट के बाद हमेशा टू लिखा जाता है। सब्जेक्ट टू मतलब एक फ्रेज होती है जिसको मैं फिक्स प्रेपोजिशन फ्रेज कहूंगी या फिर प्रेपोजिशनल फ्रेज कहूंगी। सब्जेक्ट टू इसका अर्थ होता है किसी चीज का इफेक्ट होना, किसी बात का परिणाम। To get affected by something is subject to. Our prices are subject to heavy discounts. मतलब हमारे प्राइजेस जो है उस पर बहुत हेवी डिस्काउंट्स, उस पर ज्यादा डिस्काउंट्स होते हैं, ऐसा कहना है। तो कोई चीज किसी चीज पर घटित होना उसके लिए हम सब्जेक्ट टू कहते हैं। किसी चीज से अफेक्ट होना उसके लिए हम सब्जेक्ट टू कहते हैं। ठीक है, बेसिकली हम सब्जेक्ट टू ये हेवी डिस्काउंट्स के लिए यूज करते ही है। डिस्काउंट अगर आपको यूज करना हो तो उसके पहले सब्जेक्ट टू का फ्रेज यूज होता ही है। ज्यादातर आप पढ़ोगे तो आपको ध्यान में आएगा। तो जैसे एक अच्छा रीडर है, लाइक कोई एक बच्चा है जो खूब अच्छी तरह से उसने पढ़ा है अंग्रेजी को, या फिर अंग्रेजी की रीडिंग उसकी अच्छी है, तो वो भी इसका आंसर आराम से दे देगा। ठीक है, लॉजिक वाला प्रश्न था, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी इसमें थी नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 भी वही अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन ही बताइएगा। कहते हैं वी आर प्लीज टू ऑफर इट टू यू फिल इन द ब्लैंक डिस्काउंटेड प्राइस। क्या आएगा भाई यहां पर प्रपोजिशन? एट आएगा, ओवर आएगा, इन आएगा, या ऑन? वी आर प्लीज टू ऑफर टू यू, हम बड़े खुश है, लाइक हमें खुशी हो रही है ऑफर करते हुए। क्या ऑफर करते हुए? इट मतलब ये आपको ऑफर करते हुए फुल इन द ब्लैंक डिस्काउंटेड प्राइस। इसको डिस्काउंटेड प्राइस पर, तो पर ओवर डिस्काउंटेड प्राइस नहीं आएगा, इन डिस्काउंटेड प्राइस नहीं आएगा, ऑन डिस्काउंटेड प्राइस नहीं आएगा, एट ही आएगा। हाउ? व्हाई? एट अ डिस्काउंट
या फिर एट डिस्काउंट, इट्स अ फ्रेज, इट्स अ फ्रेज, ये एक फ्रेज है। और इस फ्रेज में क्यों, क्या, क्यों, ऐसा नहीं आएगा, समझ रहे हो? इट इज अ फ्रेज, जो फ्रेज है वो वैसी है। मैम टेक केयर के लिए हम टेक केयर ही क्यों कहते हैं भाई, फ्रेज है, टेक केयर ही। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर में हम लुक इन क्यों नहीं कहते मैम, लुक बिफोर क्यों नहीं कहते मैम? तो बेटा जी एक फ्रेज है, और फ्रेजेस की कोई ट्रिक नहीं होती, वोकैबुलरी का पार्ट है ना, फैक्चुअल। जैसे देखिएगा अभी करंट अफेयर्स का जो फैक्चुअल पार्ट है, आप कहोगे 46,000 ही क्यों है मैम, तो बेटा वो फैक्चुअल डेटा है। उसी तरह अंग्रेजी का भी ये फैक्चुअल डेटा होता है, वोकैबुलरी, तो इसमें लॉजिक्स नहीं काम करते, समझ रहे हो? कभी कभार ट्रिक्स में रूट वर्ड्स अप्लाई करके हम लॉजिक्स ढूंढ लेते हैं, बल्कि लॉजिक्स पर डिपेंड नहीं रहा जाता। ग्रामर में थोड़े बात ट्रिक जो है वो मैं जरूर बता दूंगी, बट ये ग्रामर का पार्ट नहीं है। एट आएगा, एट डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस के लिए हम ओवर नहीं, अभी देखो डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर हमें नहीं बताना है, अर्थ नहीं जा रहा है, इन डिस्काउंटेड प्राइस नहीं कहते हम। और ऑन मतलब किसी चीज के ऊपर होना, तो वो अर्थ भी नहीं लग रहा है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आ गया हो, शायद थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया हो मैंने, बट वो एक्सप्लेन करने के पीछे का हेतु यही है कि आप क्रिस्टल क्लियर हो जाओ, सिर्फ डिस्काउंटेड के लिए ही नहीं, बट अप्रोच आपका जो होता है फिक्स, एक अप्रोच फिक्स वो चेंज हो सके। क्या होता है बहुत सी बार हम अप्रोच ही चेंज नहीं करना चाहते और बोलते हैं हमारा अंग्रेजी इंप्रूव ही नहीं हो रहा है मैम। बेटा अप्रोच है ना, तारक मेहता जी का टैगलाइन है ना, जो है वो नजरिए की बात, ऐसा कहता है ना, वो मैं पूरा याद नहीं आ रहा है, अब जब याद करो तब याद नहीं आती ये चीजें, तो नजरिए की बात, अब नजरिया बदलो फिर, है ना। देखिए क्वेश्चन, चूज द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंसेस। सेंटेंस, इंडिया फेसेस स्टिफ कंपटीशन, फिल इन द ब्लैंक, चाइना, फिल इन द ब्लैंक, द बीपीओ बिजनेस। क्या आएगा भाई आंसर? आपके पास ऑप्शंस है, आपको ना आपके बुक में ही आंसर्स भी दिए हुए हैं, ऑप्शंस है आपके पास, ठीक है। तो अभी देखिएगा, कोशिश करिएगा जवाब देने की कोशिश करिए, बहुत शांति से जवाब दीजिएगा। मतलब आप लोग भले ही अभी जवाब क्या दोगे मेरे तक नहीं पहुंचने वाला। अभी मैंने आपको आर्टिकल्स बहुत ही बढ़िया से पढ़ाया था, उसमें डिस्कस किया था। इंडिया फेसेस स्टिफ कंपटीशन, फिल इन द ब्लैंक, चाइना, फिल इन द ब्लैंक, बीपीओ बिजनेस। अच्छा आर्टिकल नहीं, प्रपोजिशन ही है, तो क्या आएगा? बीपीओ बिजनेस। हम बहुत सी बार इन द बिजनेस ऐसा यूज करते हैं, नहीं करते, तो यहां जाएगा इन बीपीओ बिजनेस फ्रॉम चाइना। अब फ्रॉम चाइना क्यों? कंपटीशन किसकी? चाइना की। किससे कंपटीशन? चाइना के साथ कंपटीशन। सो कहां से आ रही है कंपटीशन? कंपटीशन आ रही है चाइना से। कहां पर? बिजनेस में। सो हम दोनों भी कंटेक्स्ट जो है ये फ्रेजेस के तौर पर डिस्कस करेंगे, और यहां पर आंसर आएगा फ्रॉम और इन। सो फ्रॉम और इन ऑप्शन क्रमांक 1, लॉजिक वाला प्रश्न, इसमें कोई एक डिफिकल्टी नहीं थी। अगर आपने प्रपोजिशन नहीं भी पढ़ा हो तब भी मीनिंग अगर आपको क्लियर हो, फिर भी आप इसका आंसर आराम से दे सकते हो। प्रश्न क्रमांक 5 की ओर जाएंगे। दे वर हैविंग फिल इन द ब्लैंक एसेंशियल डिबेट ऑन फिल इन द ब्लैंक टॉपिक ऑफ चाइल्ड लेबर इन ऑडिटोरियम। तो आर्टिकल्स पर आया हुआ प्रश्न है, देखिएगा फिल इन द ब्लैंक आप क्या सॉल्व करते हो, किस तरह आप जवाब देने की कोशिश करते हो, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए बेटा जी, ऑडिटोरियम और एसेंशियल दोनों भी शब्द वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हैं, हाँ या ना? तो ठीक है, दोनों भी शब्दों का जो प्रोनाउंसिएशन है ये भी वॉवेल का ही है, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, ये भी बात बिल्कुल सही है। मैंने आपको क्या बताया था वॉवेल से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स होते हैं, अगर उनके बारे में आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, जनरल इंफॉर्मेशन देनी है, तो उनके पहले आप एन आर्टिकल का उपयोग करिएगा, ठीक है। सो दे वर हैविंग, एक डिबेट वो लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना, डिबेट वो लोग डिस्कस कर रहे थे कौन से? चाइल्ड लेबर के टॉपिक पर। कहां पर? ऑडिटोरियम में। कहां पर सबसे ज्यादा जनरल इंफॉर्मेशन लगती है आपको? एसेंशियल डिबेट है चाइल्ड लेबर पर, द एसेंशियल नहीं आएगा बेटा जी, एन एसेंशियल आएगा, क्योंकि
एक बहुत ही जरूरी डिबेट वो कर रहे थे। एक ये बताने की कोशिश कर रहा है ए या एन आर्टिकल, बहुत सी बात वन का काम करते हैं बेटा जी। वन, यहां पर वन का अर्थ देने वाला अर्थ यहां पर है, लाइक वो वन का अर्थ यहां पर आ रहा है। टॉपिक ऑफ चाइल्ड और लेबर इन ऑडिटोरियम, इन एन ऑडिटोरियम होगा? जी नहीं। इन द ऑडिटोरियम होगा? जी हाँ। क्यों? ऑडिटोरियम एक फिक्स प्लेस का जगह। अगर आपने कोई भी वेन्यू बताया है, वेन्यू माने क्या होती है भाई? एक निश्चित स्थान जहां पर कहीं मीटिंग होने वाली है, शादी होने वाली है, मुंडन होने वाला है, बर्थडे पार्टी होने वाली है, तो ये जो निश्चित स्थान होते हैं उनके पहले आप द आर्टिकल लगाते हो। क्यों भाई? स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बताओगे, है ना? तो जैसे दो प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं, एक तो डेफिनेट आर्टिकल्स और एक इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल्स माने वो आर्टिकल्स जो डेफिनेट इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं नाम के बारे में, और इनडेफिनेट माने वो आर्टिकल्स जो डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, राइट? जनरल इंफॉर्मेशन देते हैं। यहां पर डेफिनेट इंफॉर्मेशन है ऑडिटोरियम में, इसीलिए हमने दी आर्टिकल लगा दिया। और यहां पर इनडेफिनेट है और अर्थ दे रहा है वन, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन एन हियर। तो आपका आंसर आना चाहिए भाई ऑप्शन क्रमांक 4, एन और द। आ गई बात समझ में क्या? देखिए अभी रिकॉर्डिंग है, अभी ये क्योंकि रिकॉर्डिंग्स अभी जैसे मैं तो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो आपको कुछ डाउट्स होंगे जरूर, वो डाउट्स आप लिख कर बताइए, मैं कमेंट पढ़ रही हूँ। जैसे हमारे ग्रुप की बात हुई थी, ग्रुप की बात मैंने टीम से कह दी है, रिमाइंड कर दिया। ग्रुप बनाना उनके हाथ में है, जब भी ग्रुप बना देंगे वो लोग, आपको और मुझको लिंक मिल जाएंगे, हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। समझ गए? तो ये एक बात थी, और जो भी आपके डाउट्स है वो प्लीज आप मुझे लिख कर भेजिएगा। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 6, चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस। ऑल फिल इन द ब्लैंक पैसेंजर्स एंड क्रू ऑफ फिल इन द ब्लैंक प्लेन दैट हिट द माउंटेन पेरिश्ड। ठीक है, पेरिश माने खत्म हो जाना, वैनिश हो जाना, है ना? एंड हो जाना किसी चीज का। वैसे तो वस्तुओं के लिए हम पेरिश यूज करते हैं, बट कभी कभी कालखंड के लिए भी पेरिश यूज किया जाता है, किसी घटना के लिए भी यूज किया जाता है। ऑल फिल इन द ब्लैंक पैसेंजर्स एंड क्रू ऑफ फिल इन द ब्लैंक प्लेन, तो भाई क्या आएगा? ऑल अ पैसेंजर्स हो सकता है बेटा जी? जी नहीं, पैसेंजर्स इज अ प्लूरल, और प्लूरल के लिए हम ए या एन आर्टिकल यूज करते हैं? जी नहीं। तो ये ए आर्टिकल काट दो यहां से, एन तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा, द आएगा श्योर। ऑल द पैसेंजर्स एंड क्रू, क्रू माने जो टीम होती है ना प्लेन पर, जो टीम प्लेन मतलब जहाज एयरवेज या वाटरवेज के जो व्हीकल्स होते हैं उस पर जो टीम होती है काम करने वाली, उस टीम को क्रू कहा जाता है, और जो टीम के मेंबर्स होंगे उनको क्रू मेंबर्स। सो ऑल द पैसेंजर्स एंड क्रू ऑफ फिल इन द ब्लैंक, द प्लेन ही आएगा, ऑफ अ प्लेन नहीं आएगा। निश्चित इंफॉर्मेशन बता रहे हो तो आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन क्रमांक 3, दी, है ना? तो ऑफ द पैसेंजर्स ऑफ क्रू एंड क्रू ऑफ द प्लेन। क्यों भाई? उसी प्लेन के, देखो मैं बताती हूँ। ऑल द पैसेंजर्स एंड क्रू ऑफ द प्लेन दैट हिट द माउंटेन पेरिश्ड, सारे पैसेंजर्स और क्रू उस प्लेन के, जो प्लेन ने माउंटेन को हिट किया मतलब टकराया वो माउंटेन से, वो खत्म हो गया, लाइक वैनिश्ड हो गया। सो आगे बात समझ में, उसके बारे में, इस प्लेन के बारे में ये इंफॉर्मेशन आई है, मतलब भाई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आई है, विशिष्ट इंफॉर्मेशन आई है। विशिष्ट इंफॉर्मेशन आ गई माने फिर ये क्या हो गया भाई? डेफिनेट आर्टिकल इसके साथ यूज हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसको सेव कर लिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन क्रमांक 7 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन क्रमांक 7, चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर द गिवन सेंटेंस। फिल इन द ब्लैंक, न्यूयॉर्क बेस्ड आर्किटेक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वोन फिल इन द ब्लैंक इंटरनेशनल डिजाइन कॉम्पिटिशन। ओके, देखिए बहुत से बच्चे ऐसे चकरा जाएंगे इसको पढ़ के। शुरुआत है न्यूयॉर्क से, और हमने पढ़ा था किसी भी सिटी, किसी भी स्टेट, किसी भी प्लेस
बेसिकली नॉट अ प्लेस बट सिटी, कॉन्टिनेंट, स्टेट, कंट्री, इनके नामों के सामने हम आर्टिकल्स नहीं यूज करते हैं, कोई भी आर्टिकल नहीं। बट ये नाम कंट्री का है जरूर, पर ये बता क्या रहा है, बस बोल रहा है न्यूयॉर्क बेस्ड आर्किटेक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक आर्किटेक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूयॉर्क बेस करता है। न्यूयॉर्क की कोई सिटी का नाम यहां नहीं बता रखा है, ठीक है। सो भाई यहां क्या आएगा, क्या दो आर्टिकल आएगा? जी नहीं मैम, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है। ए आर्टिकल आएगा, एन आएगा क्या? जी नहीं मैम। ए आर्टिकल, चलिए बढ़िया। तो यहां पे आएगा अ न्यूयॉर्क बेस्ड आर्किटेक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वोन इंटरनेशनल डिजाइन कॉम्पिटिशन। सो द इंटरनेशनल या एन इंटरनेशनल, सो अ न्यूयॉर्क बेस्ड आर्किटेक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वोन द इंटरनेशनल डिजाइन कॉम्पिटिशन। अवार्ड का नाम है ना भाई, स्पेसिफिक नाम है, आपने एक विशेष नाम बताया है, क्योंकि स्पेसिफिक नाम है इसीलिए आपने दी आर्टिकल का उपयोग किया। ऑप्शन क्रमांक 3 आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। चेक करते चलिएगा ना, फटाफट फटाफट चेक करिएगा आपके आंसर्स मेरे आंसर्स मैच हो रहे हैं या नहीं। क्वेश्चन क्रमांक 8, ओके। अब ये जो क्वेश्चन है इज डिफरेंट, ना प्रपोजिशन है ना आर्टिकल्स है। क्वेश्चन है चूज द अप्रोप्रिएट यूसेज टू फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक को फिल करने के लिए अप्रोप्रिएट यूसेज को चूज करें। आफ्टर अ लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिंग डे, एग्जॉस्टिंग जर्नी, लॉन्ग मतलब लंबी, एग्जॉस्टिंग माने थकाने वाली जर्नी, दे अराइव्ड फिल इन द ब्लैंक होम, वो घर पहुंचे, लास्टली, फाइनली, एटलीस्ट, फास्टली। क्या आएगा आंसर? सोचिए, तब तक आप सोचोगे ऑफ कोर्स। ओके, लेट मी टेल यू द आंसर। आंसर लास्टली तो नहीं होगा, लास्टली कभी नहीं होता है बेटा। लास्ट, फर्स्ट, फास्ट, सेफ, स्ट्रेट, एक्सेट्रा एडजेक्टिव्स है, जिन एडजेक्टिव्स के साथ एलवाई नहीं लगेगा। आई मीन एलवाई सफिक्स लगाकर आप उनको एडवर्ब कभी नहीं बना सकते हो। अगर उनको एडवर्ब के तौर पे आपको लिखना है तो आप ऐसे ही लिखो, जैसे लास्टली ना लिखते हुए एट लास्ट लिखो, फर्स्टली ना लिखते हुए एट फर्स्ट लिखो, फास्टली ना लिखते हुए फास्ट लिखेगा, सेफ स्ट्रेट ऐसे ही लिखेगा, समझ गए? तो भाई लास्टली तो हो गया गलत, ठीक है। एटलीस्ट दे अराइव्ड होम, एटलीस्ट कम से कम, अर्थ नहीं जम रहा है भाई साहब। फास्टली तो ग्रामेटिकली रॉन्ग है। आंसर आपका आएगा क्वेश्चन क्रमांक 2, फाइनली। लास्ट, फर्स्ट, फास्ट, सेफ, स्ट्रेट, इवन डायरेक्ट ये वर्ड भी, इवन सेफ ये वर्ड भी, और एक्सेट्रा। हाँ, माने जैसे सारे वर्ड्स मैंने लिख सकती हूँ, जितने वर्ड्स हमारे प्रैक्टिकली ज्यादा गलत यूज होते हैं उन वर्ड्स को मैंने यहां लिख दिया। ये सारे शब्दों को एलवाई कभी भी यूज नहीं होगा, माने इनका एडवर्ब नहीं बन सकता है। इनको एडवर्ब के तौर पे अगर आपको एग्जाम में लिखनी है, इस सेंटेंस में लिखो तो ऐसे लिखो, एलवाई नहीं लगा उनके साथ। एम आई क्लियर विद दिस? चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर हम आ जाएंगे 9 के और। क्वेश्चन नंबर 9 है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द गिवन सेंटेंस एज डायरेक्टेड। दिए हुए सेंटेंस को डायरेक्शन के साथ सही बहुत अच्छी तरह से ट्रांसफॉर्म करने वाला ऑप्शन चूज करेगा। बीइंग ऑक्यूपाइड विद इंपॉर्टेंट मैटर्स ही हैड नो टाइम टू मीट अस। अब बेटा जी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन का टाइप पहचानिए पहले, कौन से टॉपिक में आता है। अभी तक तो सरल सरल टॉपिक थे सारे, ठीक है। देखो क्या कहता है भाई, वह कहता है बेस्ट ट्रांसफॉर्म कौन करेगा, सही अच्छी तरह से ट्रांसफॉर्म कौन कर सकता है, ठीक है, मान लिया। ट्रांसफॉर्मेशन में कोई एक टॉपिक का नाम दिया है? जी नहीं। वॉइस दिया है, नरेशन दिया है? जी नहीं। तो फिर कौन सा टॉपिक आएगा? तो बेटा आप पहले देखो, एक मिनट, एक मिनट, अलार्म है, अलार्म। ठीक है,
चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड. बीइंग ऑक्यूपाइड विद इंपॉर्टेंट मैटर्स. अब देखिएगा ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक एक्चुअली आपको सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा गया. बात ऐसी है कि आप किस तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. तो जब भी ट्रांसफॉर्मेशन का प्रश्न आए, एकदम ध्यान से ना, बिल्कुल घाई नहीं करनी, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है. जब भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन का प्रश्न आए तो ध्यान में रखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हम जब भी प्रश्न का करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान में रखिएगा, उसका जो मीनिंग है ना, वो मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. समझ गए? सबसे पहली बात. दूसरा, ग्रामेटिकली जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आप करो वो ग्रामेटिकली सही होना चाहिए. बस इन दो पॉइंट्स को ध्यान में रख के ट्रांसफॉर्म करते रहो. चलो, ही वॉज सो ऑक्यूपाइड. अब देखो, सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं. बीइंग ऑक्यूपाइड विद इंपॉर्टेंट मैटर्स, माने इंपॉर्टेंट मैटर्स से ऑक्यूपाइड रहने के बावजूद, के होने की वजह से, ही हैड नो टाइम टू मीट अस. माने क्या, उसको हमको मिलने का कोई समय नहीं था, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट मैटर से ऑक्यूपाइड था. ऑक्यूपाइड माने क्या, इंगेज था, बहुत ज्यादा उसमें इंग्रॉस्ड हो चुका था, तो उसको बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम थे, सीधी सीधी बात, इसीलिए उसके पास समय नहीं था हमको मिलने का. तो इसको हमको करना है ट्रांसफॉर्म. उसको ट्रांसफॉर्म करना है तो सेम अर्थ मिलना चाहिए हमारे पास. ही वॉज सो ऑक्यूपाइड विद इंपॉर्टेंट मैटर्स, वो बहुत ऑक्यूपाइड था इंपॉर्टेंट मैटर्स से, दैट ही हैड नो टाइम टू मीट अस, उसके पास कोई समय नहीं था हमसे मिलने का. ठीक है, ये भी सही है. ही वॉज सो मच ऑक्यूपाइड, he was much occupied with important matters, so only he had no time to meet us. यहां पे गलत हो गया, only ये वर्ड यूज कर दिया, अर्थ चेंज हो गया बिल्कुल. being occupied with important matters, क्यों भाई? only का अर्थ होता है सिर्फ, तो सिर्फ नाम की कोई चीज नहीं है इसमें, आप वो अर्थ ना ऐड करें. ठीक है, being occupied with important matters, we had no time to meet him. यहां से इसको क्या चेंज किया देखिएगा, इधर लगाया he had no time to meet us, उसके पास समय नहीं था हमको मिलने का. इसमें दे दिया we had no time to meet him, उसको मिलने का हमारे पास समय नहीं था. गलत. इसको बस शब्दों की हेरा फेरी कर कर कंफ्यूज कर दिया तुमको, बाकी कुछ नहीं. 3 भी गया. फोर्थ, इंपॉर्टेंट मैटर्स ऑक्यूपाइड हिम. क्या बात कर रहे हो भाई, इंपॉर्टेंट मैटर्स ने उसको ऑक्यूपाई कर दिया. गलत, मीनिंग बिल्कुल गलत. सो दैट ही कुड नॉट सी अस, इसलिए वो हमको नहीं मिल पाया. तो अर्थ जो सेकंड मैटर है ना, इसका जो अर्थ है, ये जो अगली लाइन है, इसका अर्थ यहां पर बिल्कुल सेम है. ट्रांसफॉर्म भी बढ़िया से हुआ है, बट पहले वाले को तो गलत ही कर दिया भाई. तो देखिएगा, सेकंड गया, थर्ड गया, फोर्थ गया, ऑप्शन क्रमांक 1 आपका आंसर होगा. ही वॉज सो ऑक्यूपाइड विद इंपॉर्टेंट मैटर्स, वो इतना ऑक्यूपाइड था इंपॉर्टेंट मैटर से कि उसके पास कोई समय नहीं था हमको मिलने का. ऑप्शन क्रमांक 1. क्या होता है ना, एक्सप्लेन करते करते चीजें बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है. बाकी एक्सप्लेनेशन बड़ा हो गया माने ये नहीं होता है कि प्रश्न बहुत डिफिकल्ट है. प्रश्न बहुत सोपा था, बहुत इजी था. क्यों? फर्स्ट वाला बिल्कुल सही, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये जो है ना, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग ही थे. ये आपको अगर समझ आ गया तो आपने तुरंत ही, देखिए हार नहीं माननी है. बहुत से बच्चे क्वेश्चंस की लेंथ देख के ही थक जाते हैं कि भाई इतना कौन पढ़ेगा भाई और इतना कौन सॉल्व करेगा. नहीं, गलत है ये. मैं अभी कुछ हाइलाइट्स देने वाली हूं आपको, यहां पर ध्यान में रखिए. देखिए मैडम, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करें, जब भी आपको एग्जाम में ट्रांसफॉर्मेशंस आ जाए, जैसे ट्रांसफॉर्मेशंस अलग अलग प्रकार के होते हैं. एक सबसे पहला और बहुत ही प्राइमरी प्रकार होता है कि भाई जो सेंटेंस अफर्मेटिव है उसको आप नेगेटिव बनाइए. या तो सेंटेंस नेगेटिव है उसको अफर्मेटिव बनाइए, है ना. ये हो गया पहला टाइप 1. अब इसमें क्या होता है ना, अफर्मेटिव नेगेटिव कैसे करते हैं ये आपको पता होता है सभी बच्चों को. अफर्मेटिव माने क्या, ऐसा कोई सेंटेंस जो पॉजिटिव हो, और नेगेटिव माने ऐसा कोई सेंटेंस जो नेगेटिव हो. राइट, वेरी सिंपल. जिसमें नॉट नेवर जैसे वर्ड यूज हुए हो, नेगेशन यूज हुआ हो, उसको हम नेगेटिव कहते हैं. नेगेटिव माने जिसमें नॉट नेवर जैसे वर्ड यूज हुए हैं, और अफर्मेटिव माने जो पॉजिटिव है जिसमें कोई नॉट नेवर यूज नहीं हुआ है.
समझ गए? तो भाई ऐसे तो आपको करना होता है, बट अर्थ ये है कि जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ना बेटा, तब उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल लेती हूँ, ध्यान दो बढ़िया से, ठीक है? देखे कि भाई आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, इसका ना हमको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन करते वक्त हम क्या करते हैं, जैसे बोल दिया कि भाई मेक इट नेगेटिव, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस एंड मेक इट नेगेटिव। सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करो, नेगेटिव बनाओ। ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज करो, नेगेटिव बनाओ, ठीक है? तो मैं इसको आराम से ऐसा लिख दूं, आई एम नॉट हैप्पी, लिख दूं ऐसा, ठीक है? इससे एक शर्त तो पूरी हो गई, इसको नेगेटिव आपने बना दिया, पर क्या ये सेम अर्थ दे रहा है? जी नहीं मैम, विरुद्ध हो गया। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूं। गलत हुआ है नहीं हुआ? तो क्या कर दो, इसको कर दो गलत, और उसका सही वर्जन होगा आई एम नॉट सैड। अब आप बोलोगे मैम ये पूरी तरह से तो मतलब मीनिंग तो सेम नहीं आ रहा है इसका, कि मैं खुश हूं और मैं दुखी नहीं हूं, ये दोनों में अंतर होता है। ठीक है बेटा जी, अंतर होता है, बट कहीं तो भी सिमिलर अर्थ आता है, थोड़ा बहुत, जैसे 30-40% सिमिलर अर्थ है, 60-70 भले ये अर्थ सेम नहीं है, परंतु क्या है, इससे इट इज बेटर। आई एम नॉट हैप्पी तो यहां पर नहीं आएगा, क्यों? आई एम नॉट हैप्पी में अर्थ चेंज हो रहा है, ध्यान में रखिएगा। ग्रामर वाइज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रामर सही होना चाहिए, और दूसरा ट्रांसफॉर्म करते वक्त मीनिंग चेंज ना हो। बस दो चीजों का ख्याल रखो, है ना? ऐसा समझो कि आपसे रीजनिंग ही करवा रहे हैं अंग्रेजी में, मीनिंग चेंज ना हो, मीनिंग सेम चाहिए, ठीक है? ये बातें बहुत बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स ध्यान में रखिएगा। ये अगर आपने दिमाग में रखा, आप कैसे भी ट्रांसफॉर्मेशन करो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे जैसे कि आपसे इंग्लिश में इंग्लिश का रीजनिंग करवा रहे, ऐसी बात हो जाएगी, ठीक है बेटा? ओके, इसको कर लिया सेव, और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 10, क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। जब भी आपको फॉर्म ऑफ वर्ब पूछा गया, माने आपको या तो टेंसेस पर सवाल है या तो सिर्फ वर्ब पर, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ वर्ब पूछा माने तो सिर्फ क्रियापद। क्रियापद माने क्या होता है भाई? क्रियापद माने सही यूज ऑफ क्रियापद, सही यूज ऑफ वर्ब इन पर्टिकुलर टेंस। पर्टिकुलर टेंस में क्रियापद का सही यूज। Choose the correct form of verb for the given sentence. When I was learning to drive, my dad let me, ध्यान में रखिएगा, let के बाद एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा, ध्यान में रखिएगा। स्ट्रक्चर है, और उसके बाद में ना वर्ब अपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही होगा। लेट, जैसे यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, लेट मी डू, लेट मी डीड, लेट मी वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा। लेट हिम स्टडी, इसका अर्थ होता है उसको काम, उसको पढ़ने दो। लेट हिम स्टडी। आई वॉज लर्निंग टू ड्राइव, माई डैड लेट मी, टू यूज नहीं आएगा, यूज राइट है, यूज्ड गलत है, V2 है, यूजिंग V4 है, गलत है। ऑप्शन क्रमांक 2 आपका आंसर आएगा। लेट मी यूज माई कार, मतलब व्हेन आई वाज लर्निंग टू ड्राइव, जब मैं ड्राइव करना सीख रहा था तो मेरे फादर ने मुझे ड्राइव करने दिया। कोई काम किसी को करने देना, उसके लिए हम लेट का उपयोग करते हैं। चलिए ठीक है ना, कंप्लीट हम एनालिसिस ले रहे हैं। अब देखिएगा जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 11, ये वोकैबुलरी के ऊपर बेस करता है। एक्चुअली 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, ध्यान से देखिए। ही वॉज फिल इन द ब्लैंक ₹1000 फॉर ड्रंकन ड्राइविंग। ड्रंकन ड्राइविंग मायने क्या? ड्रंकन ड्राइविंग मतलब आप सभी को पता होगा, दारू पीकर गाड़ी चलाना, बेसिकली ड्राइव करना। उसके लिए 1000 रुपए का हर्जाना उसको जो है वो दिया गया। अब बेसिकली वो हर्जाना उसको भुगतना पड़ेगा। उसके लिए 4 शब्द, अब ये जो चारों शब्द है, ये चारों शब्द किसी को
शिक्षा देना, किसी चीज का फाइन करना, उसके लिए यूज किया जाता है, बट चारों का कंटेक्स्ट अलग है। ज्यादातर बच्चों का आंसर होगा चार्ज्ड, बट इसका आंसर क्या होगा एग्जैक्ट, इसके लिए हम अभी बढ़िया से इसका आंसर देख लेते हैं। मतलब मैं पहले एक्सप्लेनेशन देती हूँ, फिर इसका आंसर मैं बताऊंगी। चार्ज माने क्या, देखिए चार्ज माने किसी के ऊपर कोई चार्जेस लगाना। कैसे, एक लीगल अग्रीमेंट हुआ दोनों के बीच, अगर कोई व्यक्ति ने अग्रीमेंट को तोड़ा है तो उसके ऊपर कुछ तो फाइन लगाया जाएगा बेसिकली। बट फाइन क्या, अग्रीमेंट तोड़ने पर जो शिक्षा मिलती है, हर्जाना उनको भुगतना पड़ता है अग्रीमेंट तोड़ने पर, उसको हम कहते हैं भाई चार्ज करना किसी को। बेसिकली पैसे में चार्ज कर सकते हैं हम, पैसे का हर्जाना ही होता है ये, बट ये हम अग्रीमेंट तोड़ने पर देते हैं। पेनलाइज करना, किसी को शिक्षा देना, किसी को अपन पीनलाइज करते, देखो इंडियन पीनल कोड शिक्षा देते हैं ना कोई क्राइम करने पर। तो बेसिकली कोई क्राइम आपने किया तो उसके अगेंस्ट आपको ये जो है ये जो शिक्षा मिलेगी, उसके लिए हम पीनल ये वर्ड यूज करते हैं। फाइन होता है पैसे में, पैसे में अगर किसी को शिक्षा दी जा रही है और दोनों में कोई अग्रीमेंट नहीं था, परंतु किसी ने कोई भी ऑफेंस किया और उसको उस ऑफेंस की शिक्षा पैसे के मात्रा में, पैसे के फॉर्म में, पैसे के रूप पर हर्जाना किसी के ऊपर, किसी को भुगतना पड़ेगा, वो हर्जाना चुकाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम फाइन वर्ड यूज करते हैं। और बुक माने किसी को कस्टडी में लेना, बेसिकली किसी को जेल में डाल देना शिक्षा के रूप में। किसी ने कोई क्राइम किया जैसे और उसको जेल में लेकर गए तो उसके लिए बुक ये वर्ड यूज होता है। तो बुक ध्यान में आ गया, कस्टडी लेना किसी की। फाइन ये वर्ड ध्यान में आता है, अग्रीमेंट ना होते हुए पैसे में किसी को कुछ चार्ज करना, मतलब पैसे के रूप में शिक्षा देना, फाइन करना किसी को। पीनल करना माने, पीनलाइज माने किसी को शिक्षा दे दिया आपने क्राइम करने की वजह से, क्राइम किया इसीलिए। और किसी को चार्ज करना माने दोनों लोग अग्रीमेंट में है। जैसे मैंने मेरे दोस्त से कहा कि भाई मैं 50,000 देकर तुझसे ये स्कूटर तेरी खरीद लूंगी, उसने हाँ कह दिया, मैंने उसको 50,000 दे दिए, उसने स्कूटर ही नहीं दी, तो मैं उसको चार्ज करूंगी, समझ गए, चार्ज होगा कुछ। अब यहां पर केस क्या है, ही वॉज ₹1,000, मतलब पैसे के रूप में है, तो चार्ज ये वर्ड आ सकता है। परंतु ड्रंकन ड्राइविंग ये कोई अग्रीमेंट नहीं करता है किसी से कि भाई मैं ड्रंकन ड्राइविंग नहीं करूंगा, इसलिए चार्ज गया। कस्टडी नहीं ली गई है इसलिए बुक्ड नहीं आएगा। उसको शिक्षा पैसे के रूप में मिली है, क्राइम किया है उसने पर पैसे के रूप में मिली है, तो पीनलाइज नहीं है। ऑप्शन क्रमांक 3 आपका आंसर आएगा फाइन। उसको 1,000 रुपए का फाइन पड़ा, तो पैसे के रूप में किसी को हर्जाना पड़ना या फिर हर्जाना चुकाना या फिर भुगतना हर्जाना, उसको हम फाइन ये वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। क्वेश्चन नंबर प्रश्न क्रमांक 12 पर आ जाइए। 12 कहता है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। मॉडल ऑक्सिलरीज भी हमने क्लास में लिए हैं, आई गेस वर्ब इस चैप्टर में मैंने मॉडल ऑक्सिलरीज आप लोगों से करवाए थे, ठीक है ना। तो व्हाट इज मॉडल ऑक्सिलरी? मॉडल ऑक्सिलरी कुछ एक ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका अपने आप में ही एक अर्थ होता है। जैसे देखिए जो मेन वर्ब्स होते हैं ना उनका अपने आप में अर्थ होता है, परंतु जो सपोर्टिव वर्ब्स होते हैं उनका अपने आप में कोई अर्थ होता नहीं है। सपोर्टिव वर्ब्स के अलावा भी एक वर्ब का टाइप होता है जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड वगैरह 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 एक्सेट्रा। आई एम रियली क्वाइट लॉस्ट इन द मेज ऑफ लेन्स। मेज माने भूल भुलैया, लेन्स माने गलियां, तो मैं मतलब फंस चुका हूं, लॉस्ट हो चुका हूं गलियों में, गलियों के भूल भुलैया में। फिल इन द ब्लैंक, माइंड शोइंग मी हाउ टू गेट आउट ऑफ हियर, यहां से बाहर निकलना कैसे है ये क्या आप मुझे बताओगे? यहां पर एक व्यक्ति से आप एक प्रश्न पूछ रहे हो, उससे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। रिक्वेस्ट करने के लिए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सा प्यारा सा मॉडल ऑक्सिलरी यूज करते हैं, वो वुड। सो वुड यू माइंड शोइंग मी, ऐसा आएगा। कुड यू माइंड नहीं आएगा, कुड नहीं आता है, कुड हम पोलाइट होने के लिए बोलते हैं। शैल यू नहीं आएगा भाई, सजेशन नहीं मांग रहे हो आप उससे। मस्ट आप कंपल्सन नहीं बता रहे हो, कैसे? मस्ट कंपल्सन बताने के लिए यूज होता है,
शैल सजेशंस देने के लिए या फ्यूचर के किसी एक एक्शन को बताने के लिए यूज होता है। कुड बहुत सी बार कुड परमिशन मांगने के लिए यूज होता है, या परमिशन नहीं मांगे जा रही, यहां पर रिक्वेस्ट कर रहे हो आप, रिक्वेस्ट करने के लिए आप वुड ज्यादा प्रेफर करोगे, ध्यान में रखिएगा। तो आपका आंसर आएगा प्रश्न क्रमांक 2, दैट इज वुड यू प्लीज माइंड, वुड यू माइंड शोइंग मी हाउ टू गेट आउट ऑफ हियर। रिक्वेस्ट कर रहे कि भाई मुझे यहां से निकालो कृपया कर कर, वुड इज फॉर रिक्वेस्ट। क्वेश्चन क्रमांक 12, 13 पे आ जाइएगा। मॉडल ऑक्सिलरीज आप जाकर देख लीजिए बढ़िया से। 13, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। कौन से फॉर्म का, कौन सा करेक्ट एडवर्ब का कौन सा फॉर्म यहां पर यूज होने वाला है, ठीक है, चलिए बताइएगा। ही इज एंटायरली एग्जॉस्टेड बाय द जर्नी, ही इज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड बाय द जर्नी, ही इज होली एग्जॉस्टेड बाय द जर्नी, ही इज इम्पार्शियली एग्जॉस्टेड बाय द जर्नी। क्या आएगा भाई, देखिए सोचिएगा, सबका अर्थ ऑलमोस्ट एक ही है। एंटायरली माने भी पूरा पूरा कंप्लीट, कंप्लीटली माने भी पूरा ही, होली माने भी पूरा ही, और इम्पार्शियली माने बेसिकली जिसमें कोई भी पार्शियलिटी ना हो, जो बिल्कुल इम्पार्शियल हो, ऐसी कोई चीज जिसमें कोई भेद नहीं है उसको हम इम्पार्शियल कहते हैं। तो ही इज फिल इन द ब्लैंक एग्जॉस्टेड बाय द जर्नी, वो पूरी तरह से जर्नी से एग्जॉस्टेड हो चुका था। सबका अर्थ पूरी तरह से होता है, इम्पार्शियली का अर्थ पूरी तरह से नहीं होता है, तो ये मीनिंग वाइज नहीं बैठ रहा है। क्वेश्चन क्रमांक 4 गया, ऑप्शन क्रमांक 4 गया। होली, होली ना ये ज्यादातर प्लेस के लिए यूज होता है, होली, या फिर कॉन्सेप्ट के लिए यूज होता है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, 3 तो नहीं बैठ रहा है यहां पर, क्योंकि वो खुद एग्जॉस्ट हो चुका था। एंटायरली, एंटायरली यहां पर नहीं यूज होता है। एंटायरली मतलब पूरी तरह से, भले ही एंटायरली पूरी तरह से अर्थ देता है, बट ये एंटायरली कोई प्रमाण बताने की कोशिश में ही यूज होता है ज्यादातर। प्रमाण आपने बता दिया, किसी प्रोसेस को आपने समझा दिया, किसी प्रक्रिया को आप बोल रहे हो कि भाई वो प्रक्रिया में पूरी तरह से, तो प्रक्रिया आपने बता दी, या फिर कोई प्रोसेस आपने कोई प्रमाण बताया, तो वहां पर एंटायरली हम यूज करते। तो 1 भी गया। 2 आपका आंसर आएगा, वो पूरी तरह से, इसका एग्जैक्ट अर्थ कंप्लीटली यहां पर आएगा, वो पूरी तरह से, मतलब उसका यहां पर आपने क्वांटिटी नहीं बताया, क्वांटिटी कैसे बताओगे, समझ गए? तो आ गई बात समझ में क्या, कैसे कैसे कभी कभी मीनिंग लगा लगा कर आप लॉजिक जो है वो लॉजिक समझाते हो। आगे बेटा बात समझ में, चलिए ठीक है, ओके। प्रश्न क्रमांक 14 पे आ जाइएगा। क्वेश्चन क्रमांक 14, द रूम वॉज डेकोरेटेड फिल इन द ब्लैंक फॉर द वेडिंग। यहां पर भी करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब ही आपको यूज करना है। द रूम वॉज डेकोरेटेड फिल इन द ब्लैंक फॉर द वेडिंग, ग्रेटली, एनिग्मेटिकली, ब्यूटिफुली, स्कैर्सली। स्कैर्सली तो मैं आपको समझाती हूं, स्कैर्सली मतलब कभी कभार। हमने बहुत सी बार हमारे एक्शंस की फ्रीक्वेंसी बताने के अर्थ से हम स्कैर्सली ये वर्ड यूज करते हैं। तो कभी कभार का अर्थ जब भी आएगा उसको हम कहते हैं स्कैर्सली, ठीक है, कभी कभार। तो कभी कभी जैसे बहुत ही ना के बराबर, बेसिकली मैं इसको हिंदी में लिख देती हूँ यहां पर बढ़िया से। तो स्कैर्सली यहां पर आएगा क्या, द रूम वॉज डेकोरेटेड स्कैर्सली फॉर द वेडिंग, जी नहीं। स्कैर्सली मतलब कभी कभार, जी नहीं। ब्यूटीफुली, सुंदर से, मतलब द रूम वॉज डेकोरेटेड फॉर द वेडिंग, तो बहुत ही सुंदरता से उसको डेकोरेट किया गया था। ऑप्शन क्रमांक 3 आपका आंसर आएगा। ग्रेटली, ग्रेटली मतलब महानता से, ये बिल्कुल भी अर्थ नहीं दे रहा है। एनिग्मेटिकली, एनिग्मेटिक मतलब क्या होता है भाई, कंफ्यूजन। एनिग्मेटिक माने पजलिंग, कंफ्यूजिंग, ऐसा होता है। तो ऑप्शन क्रमांक 2 भी आपका गया। आंसर मीनिंग नहीं दे रहा हूं, आपका आंसर आएगा भाई ब्यूटीफुली। लॉजिक लॉजिक लॉजिक, हाँ जी। क्वेश्चन क्रमांक 15 पे आ जाइएगा। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। बेसिकली ये वोकैबुलरी पर डिपेंड करने वाला प्रश्न है,
एग्जैक्ट वोकैबुलरी नहीं है, बट एडजेक्टिव के फॉर्म भी पता होने चाहिए और आपका वोकैबुलरी भी ढंग का चाहिए। ठीक है, चलो। अ मैन हु इज फिल इन द ब्लैंक श्योर टू सक्सेस, श्योर टू सक्सीड। अ मैन हु इज, अब हु इज में वोकैबुलरी बेस्ड प्रश्न। सबसे पहला इंडिजिनस, इंडिजिनस माने डोमेस्टिक, एक प्रादेशिक, उसको हम इंडिजिनस कहते हैं। तो प्रदेश में रहने वाली चीज प्रादेशिक, उसको इंडिजिनस कहा जाता है। यहां पर कोई अर्थ नहीं इसका। इंडस्ट्रियल माने जो व्यक्ति इंडस्ट्रियल है, व्यक्ति कभी भी इंडस्ट्रियल होते नहीं है, एक बात ध्यान में रखिएगा। इंडस्ट्रियलाइज्ड, जी नहीं। व्यापारीकरण, ये बिल्कुल भी नहीं आते आप एडजेक्ट। सही एडजेक्टिव है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस माने मेहनती, ऐसा कोई व्यक्ति जो हार्ड वर्किंग है, बड़ा मेहनती, कड़ी मेहनत उसके अंदर है, उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियस। सो मैन हु इज इंडस्ट्रियस श्योर टू सक्सेस, जो मेहनती है वो पक्के में यश प्राप्ति जरूर करेगा, ऐसा है, उसको यश मिलेगा। क्वेश्चन क्रमांक 14-16, शी यूजेस लॉजिकल मेथड ऑफ थिंकिंग इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड थिंग्स, शी इज वेरी फुल इन द ब्लैंक। यहां पर लॉजिक लगाइए, लॉजिक्स है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पर आया हुआ प्रश्न है, लॉजिक लगाइएगा। ठीक है, शी यूजेस लॉजिकल मेथड, लॉजिकल माने, लॉजिक माने रीजनिंग, रीजन, वो थिंकिंग के लॉजिकल मेथड यूज करती है, माने उसकी हर चीज सोचने के पीछे कुछ कारण होते हैं, कारणों को ध्यान में रखते हुए सोचती है। ऑफ थिंकिंग इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड थिंग्स, शी इज वेरी आइडियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक माने आदर्शवादी। तो वो ऐसा करती तो क्या आदर्शवादी हुई? जी नहीं, अर्थ नहीं है। ओरिजिनल है वो? जी नहीं। प्रैक्टिकल है वो? जी नहीं। एनालिटिकल है वो? जी हाँ। एनालिटिकल लोग ऐसे होते हैं, या फिर एनालिटिकल ऐसे, इस वर्ड का अर्थ होता है किसी चीज को एनालिसिस करते हुए, जिस चीज में बहुत ढेर सारा एनालिसिस दिया हो, उसको हम कहते हैं एनालिटिकल। समझ गए? तो एनालिटिकल, ये ध्यान में रखिएगा ये वर्ड। तो जो भी व्यक्ति बहुत रीजंस के साथ सोचती है या फिर लॉजिक्स के साथ सोचती है, उसको हम कहते हैं एनालिटिकल। समझ गए? कर लिया सेव। क्वेश्चन नंबर 17 पर जाएंगे। 17, रनिंग एट फुल स्पीड ही गॉट आउट ऑफ, पूरे स्पीड में भागते हुए, ही गॉट आउट ऑफ, आउट ऑफ माने किसी चीज से वंचित होना, फिर कोई चीज कम पड़ जाना, आउट ऑफ बेसिकली हम कहते हैं। सो आई एम गेटिंग आउट ऑफ मनी माने मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा कम पड़ गया है। वो तो हर इंसान का प्रॉब्लम है अभी भी। शी इज गेटिंग आउट ऑफ दैट एरिया, गेटिंग आउट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेसिकली वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। दे आर गेटिंग आउट ऑफ, द बिजनेस गेटिंग आउट ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी कम पड़ रही है, कहां पर नहीं है, तो उसके लिए कोई चीज खाली है, नहीं है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। बहुत तेज भागते हुए ही गॉट रन आउट ऑफ विंड, क्या उसको हवा नहीं मिली? क्या उसको ऑक्सीजन नहीं मिला? भागने से ऑक्सीजन कम होता है? जी नहीं। भागने से क्या एयर कम होती है, हवा? जी नहीं। तो भागने से क्या कम होती है? ब्रेथ, ब्रेथ माने सांस, ब्रेथ। ठीक है, और इसका वर्ब फॉर्म होगा ब्रीद। जब ये ब्रीद वर्ब होगा तब ये प्रोनाउंस होगा ब्रीद, और उसको ई लग जाएगा, इसके एंड में ई लग जाएगा। और जब ये नाउन फॉर्म में होगा सांस, तो ये ब्रेथ ऐसे यूज होगा, माने सांस, ये नाउन फॉर्म होगा उसका। समझ गए? चलिए ठीक है, ओके। आपका आंसर है भाई, उसको सांस नहीं आ रही थी, सांस फूल जाना बेसिकली, रन आउट ऑफ ब्रेथ। द फ्लेम स्प्रेड इन ऑल मैनर्स, मैनर्स मतलब तरीका। फ्लेम माने क्या? लपटे, आग की जो लपटे होती है उसको हम फ्लेम कहते हैं। तो फ्लेम स्प्रेड मतलब फैल चुकी थी, इन ऑल मैनर्स सारे तरीकों से, जी नहीं। सारे रास्तों से, जी नहीं। सारे जगह पर, जी नहीं। सारे डायरेक्शंस पे, जी हाँ। ऑल प्लेसेस नहीं, सारे डायरेक्शंस आ सकती है, सारी दिशाओं में, ऐसा लॉजिक। अब लॉजिक, वही लॉजिक, आपने लॉजिक लगा, आपको आंसर आ गया। कितना इजी इंग्लिश आपको बहुत इजी पूछा गया है इस पेपर में। अक्षय फिल इन द ब्लैंक
at 6 o'clock every morning। मैंने आपको एक बहुत अच्छा सा वर्ड लिख कर दिया था। मैंने आपको कहा था एवरी, डेली, रेगुलरली, सेल्डम, ऑफन, फ्रीक्वेंटली। ऐसे वर्ड्स आपको जिस भी सेंटेंस में देखेंगे, वो सेंटेंस अगर टेंस पर पूछा हो तो वर्ब का पहला फॉर्म लगाइएगा, ठीक है, टाइम के हिसाब से। तो अक्षय फिल इन द ब्लैंक, हैज गॉट नहीं आएगा, विल गेट नहीं आएगा, इज गेटिंग नहीं आएगा, गेट्स आएगा। ऑप्शन क्रमांक 4 विल बी आंसर। सेव इट। गेट्स अप एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग, मतलब हर सुबह अक्षय 6 बजे उठता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, वी फिल इन द ब्लैंक आर डिनर व्हेन यू कॉल्ड। जब तुमने कॉल किया तो हम डिनर, क्या, अब जब भी कोई काम हो जाता है उस वक्त या तो कोई एक्टिविटी चल रही होती है, समझ गए, या तो कोई एक्टिविटी हो चुकी होती है। अब यहां कोई एक्टिविटी हो नहीं चुकी है, क्योंकि कोई एक्टिविटी अगर हो चुकी है तो यहां पर हैव माने हैड प्लस V3 का स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो नहीं है। अगर वो नहीं है तो वॉज वर्ब प्लस V4 होना चाहिए। अब ये क्यों भाई, देखिए, जब भी आप सेंटेंस में एक हिस्से में V2 देखो तो अगले हिस्से में या तो हैड प्लस V3 होगा, या तो वॉज वर्ब प्लस V4 होगा, या तो V2 ही होगा, ठीक है। अब आपको ना दोनों भी, जब V2 कब होगा, जब दोनों भी एक्टिविटीज पूरे हो जाएंगे। अब ये पूरे नहीं हुए हैं। जब तुमने कॉल किया तो वी हैड आवर डिनर, हमने खाना खाया, जी नहीं, ये अर्थ ही नहीं दे रहा है। वी हैव प्रेजेंट है, ये तो बिल्कुल ही गया। वी वॉज, वी के बाद आप वॉज कैसे लगाओगे, गलत हुआ ना, वॉज गलत है तो क्या सही है, वर बिल्कुल सही। वी वॉज हैविंग गलत हुआ। ऑप्शन क्रमांक 4 विल बी आंसर। वी वर हैविंग आवर डिनर व्हेन यू कॉल्ड। हैड प्लस V3 यहां पर है नहीं। जब तुमने कॉल किया भाई तो उस वक्त हम खाना खा रहे थे, मैंने आपको बताया भी था इसी एग्जाम्पल के साथ। जब भी सिंपल पास्ट टेंस हो तो उसकी पेयर आप 4 अलग अलग परिस्थितियों में, सॉरी 3 अलग अलग परिस्थितियों में कर सकते हो। वो मैंने समझाया था, आप एक बार जाकर टेंसेस पढ़ लो बढ़िया से, भाई पेयर पर काफी प्रश्न आते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 21, हु इज द गर्ल हु फिल इन द ब्लैंक यू एट द सिनेमा लास्ट नाइट। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। टेंसेस इज द मेजर पार्ट, बहुत मेजर टॉपिक है भाई टेंस। टेंसेस पर बहुत प्रश्न पूछे जाता है, वो इंपॉर्टेंट है बहुत। हु इज द गर्ल, कौन सी लड़की है वो। हु फिल इन द ब्लैंक यू एट द सिनेमा लास्ट नाइट। सो हु है ना, कौन है वो लड़की, है ना। सो हु हैज बीन रिकॉग्नाइजिंग यू, ध्यान में रखिएगा बेटा जी, रिकॉग्नाइज स्टेटिव वर्ब है। अब क्योंकि स्टेटिव है तो ये V4 नहीं हो सकता, V4 नहीं हो सकता, गया। वी, हु इज द गर्ल हु हैव रिकॉग्नाइज्ड यू इन द सिनेमा लास्ट नाइट। हु हैव नहीं होगा, क्यों, आपको पास्ट टाइम दिया है। पास्ट टाइम अगर दिया हो तो आप परफेक्ट, माने देखो परफेक्ट तो आप नहीं यूज कर सकते अगर टाइम दिया हो तो, और दिया तो पास्ट है और इधर दिया है प्रेजेंट परफेक्ट, तो वैसे भी ये नहीं आएगा। V1 भी नहीं आएगा क्योंकि पास्ट टाइम दिया है, V1 भी नहीं आएगा, V1 भी नहीं आएगा, V4 आएगा। Why? Because there is the time which is of past is given there. So who recognized you? ऐसा आपका आंसर आना चाहिए। लॉजिक लॉजिक लॉजिक, ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं करना खुद को, बहुत इजी होती है चीजें, समझ रहे हो। इंग्लिश के बारे में तो भी तो मैं यही कहूंगी बेटा, बहुत इजी है अंग्रेजी। पहली बार में बस थोड़ी तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, क्यों, क्योंकि जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो हमारे लिए ऐसा होता है कि इतना सारा कौन पढ़ेगा सिर्फ 30 क्वेश्चंस के लिए, इस चक्कर में हम पढ़ते नहीं हैं। और क्योंकि इस चक्कर में हम पढ़ते नहीं हैं तो जब 30 क्वेश्चंस बहुत ही बहुत अच्छे मार्क्स आपको देते हैं, आउट ऑफ 30 आप प्रश्न आंसर मार्क्स ले सकते हो, या फिर सारे प्रश्न एकदम सटीक सॉल्व करके आ सकते हो, उस वक्त हमको फिर परेशानी होती है, हम इंग्लिश को ब्लेम करते हैं। हमको लगता है कि भाई इंग्लिश जो है वो इंग्लिश बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, नहीं आती मैम हमको अंग्रेजी। भाई जब तेरे को पढ़ाया जाता है उस वक्त कितने शिद्दत से पढ़ रहे हो आप, समझ गए, ये बातें बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातें समझ लो,
कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स बहुत बड़ा टैबू बना रखा है सबने। छोटी छोटी बातें समझो, करंट अफेयर्स की छोटी सी बात है, एक बहुत छोटी, रेगुलर अपडेट लेना। 4-5 दिन भी छूट गए कि गया करंट अफेयर्स। इकोनॉमिक्स बहुत छोटी सी बात पे डिपेंड करता है, कॉन्सेप्ट्स, क्लैरिटी, प्रैक्टिकल, उसका जितना प्रैक्टिकलिटी में होगा, थेरी करते बैठ रहे हैं, समझ गए। हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना क्रक्स होता है, अपना एक समरी होता है। अंग्रेजी का समरी एक ही मैं बताऊंगी आपको। जब भी अंग्रेजी पढ़ रहे हो या पढ़ाया जा रहा है, उस वक्त डिटेल पढ़ो उसको, डिटेल, बिल्कुल आलस नहीं लाए उस वक्त, क्योंकि अगर आलस में आपने छोड़ दिया कि भाई कहाँ इतना अंग्रेजी पढ़ेंगे, अंग्रेजी में बात थोड़ी करना है, तो फिर अंग्रेजी आपको मतलब क्या है ना, प्रश्न एक टॉपिक पर ही नहीं है, सिर्फ बहुत अलग अलग पहलू जुड़े हैं एक प्रश्न से। तो पहलू आपके फिक्स हो गए तो आपको अंग्रेजी में बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं इसलिए कहती हूँ अंग्रेजी का बैच, इंग्लिश का बैच लाइफ टाइम बैच होता है। एक बार मेहनत कर लो, बार बार उसको रेगुलर अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं होती है, बार बार मॉक सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं होती है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस चलेगा बस। चलिए, आई कम फ्रॉम केरला, मैं केरला से हूँ। वेयर फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम, वेयर विल यू कम क्यों भाई, वेयर डिड यू कम ये क्यों भाई, पास्ट क्यों बताना है, वेयर आर यू कमिंग आप कहां से आ रहे हो, ऐसा थोड़ी, वेयर डू यू कम, वेयर डू यू कम फ्रॉम माने कहीं से होना, एक तो कहीं से बिलोंग करना या तो फिर कहीं से आना। पहला वाला जो सेंटेंस है वो सेंटेंस में वर्ब का पहला फॉर्म यूज किया, तो अगले वाले में भी वर्ब का पहला फॉर्म यूज करो। इधर क्यों V4 यूज करना है आपको, ठीक है। वेयर डू यू कम फ्रॉम, दैट्स इट। इजंट इट रियली सिंपल? बेटा, क्या बेटा सिंपल नहीं है? बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है। प्रश्न क्रमांक 23, डू यू वांट फिल इन द ब्लैंक ग्लास ऑफ मिल्क, मेनी ग्लास ऑफ मिल्क, अनदर ग्लास ऑफ मिल्क, मोर ग्लास ऑफ मिल्क, ईच ग्लास ऑफ मिल्क। देखिए, क्या आपको बहुत सारे ग्लास ऑफ मिल्क चाहिए? तो बहुत सारे अगर आपने बोलने हैं, मेनी, डिटरमाइनर्स, हाँ बेटा जी, मैंने डिटरमाइनर्स पर एक क्लास ली है आपकी यूट्यूब पर, फ्री है तो उसका फायदा ले लो ना। मेनी, मोर, ये दो ऐसे डिटरमाइनर्स हैं जिनके बाद प्लूरल नाउन का यूज होगा, ठीक है। ईच के बाद सिंगुलर यूज होगा और अनदर के बाद भी सिंगुलर यूज होगा, समझ गए। अब तो फिर भाई अब देखो, ग्लास ऑफ मिल्क है मतलब सिंगुलर है, तो मेनी और मोर तो नहीं आएगा, या तो अनदर या तो ईच ग्लास ऑफ मिल्क, ये मीनिंग ही नहीं दे रहा है, मीनिंग वाइज ये गलत हुआ, मीनिंग गलत है इसका। और ये अनदर ग्लास ऑफ मिल्क, क्या आपको और एक ग्लास ऑफ मिल्क चाहिए, एक और ग्लास दूध चाहिए, ऐसा प्रश्न पूछना है यहाँ पर। प्रश्न क्रमांक 24 तक आ जाओ। 24, fill in the blank, directors resigned in protest against the CEO's autocratic ways. fill in the blank, directors resigned the protest against the CEO's. So भाई देखिए, अब यहाँ पर अगेन डिटरमाइनर्स है, यहाँ पर आपको दिख रहा है बेटा जी डायरेक्टर्स, क्या दिख रहा है, डायरेक्टर्स, प्लूरल है, प्लूरल है तो क्या क्या नहीं आएगा, ईच नहीं आएगा मैम, अनदर नहीं आएगा मैम, एवरी भी नहीं आएगा मैम, एवरी, ईच, अनदर प्लूरल के नहीं यूज होते, एक ही डिटरमाइनर है सेवरल, वही आपका आंसर होगा प्रश्न क्रमांक 4, सेवरल, समझ गए, बिकॉज सेवरल इज यूज्ड फॉर प्लूरल और ये तीनों भी इज यूज्ड फॉर सिंगुलर, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 25, सोचिएगा और उसका जवाब अपने दिमाग में बनाइए, आर्टिकल्स पर आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, ओके। It was fill in the blank impossible task for her to climb the steep flight of stairs with fill in the blank arthritic knee. So देखिए, impossible task शुरुआत होती है im, that means vowel, vowel है माने an article हम टिक कर देते हैं, so it was an impossible task, समझ गए है ना।
to climb the steep of stairs with arthritic knee, so with an arthritic knee. Arthritic वॉवेल से स्टार्ट होता है समझ गए? कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है, द आर्टिकल यहाँ पर दिया भी नहीं है, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ऑप्शन क्रमांक 1 दोनों भी वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स दोनों का आंसर एन माने वॉवेल से स्टार्ट होने वाले आर्टिकल्स इनडेफिनिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 30 ये पैसेजेस पर है, तो इसका एनालिसिस मैं अभी क्लास में नहीं लूंगी, परंतु इसके जो प्रश्न है उसके प्रश्नों के आंसर्स आपको नोट्स में जरूर मिल जाएंगे। इसका एक्सप्लेनेशन मैं नहीं लूंगी, बट अगर आपको आरसी का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो यहाँ पर कमेंट में लिखकर भेज दीजिएगा। अगला जो सेशन होगा पीवाईक्यूज का, उस सेशन में मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी एनालाइज करूंगी पेपर के साथ। समझ गए? एनालाइज तो मतलब हम ज्यादा आरसी अगर एनालाइज करेंगे तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती नहीं है, बट स्टिल आज के सेशन में हम आरसी नहीं करते, फिर नेक्स्ट सेशन में हम आरसी भी एनालाइज करेंगे। चलिए, तो ये आपका 2017 का जो शिफ्ट 1 का जो पेपर था वो पेपर मैंने ले लिया। बाकी भी पेपर्स हम आगे आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। आगे जितने भी 5-6 सेशंस आपके होने वाले हैं ये सारे आर गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इनका अगर आपने डिस्कशन कर लिया, बहुत अच्छे से इनको पढ़ लिया, तो भाई मजे ही मजे, अंग्रेजी बहुत आसान आप लोगों के लिए हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, सारी चीजें पढ़िए, अपने पास सारा रिवीजन का जितना भी पॉइंट्स है, जितने भी पॉइंट्स है वो पॉइंट्स नोट डाउन करके रखिए, ताकि जाकर टॉपिक में फिर से रिवाइज कर लो। ठीक है, नोट्स पर बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद, बाय।